आप सभी का सुभाष आईएएस में स्वागत है। आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन और उससे संबंधित विवाद। क्या महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेना एक भूल थी? इस पर चर्चा करेंगे। विभिन्न लोक सेवा आयोगों द्वारा अब तक असहयोग आंदोलन से पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो में शामिल किया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा 30 मिनट का हो सकता है। आप इसको ध्यान से देखें, सुने, समझने का प्रयास करें। फिर भी किसी तरह की समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, उसका जवाब मैं निश्चित रूप से आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, जो भी मेरे पीएससी के द्वारा जो भी मैंने लोकसभा आयोग का एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके मार्क्स दिख रहे हैं, और ये मार्क्स जो है जनरली 8 से 10 नंबर ज़्यादा मैं लेकर आता हूँ। तो इसको आप देखिए कि इसके लिए मैंने इसका रिजल्ट कार्ड भी दिया है ताकि आप लोग इसको प्रूफ के रूप में माने, और फिर भी डाउट हो तो आप लोग लोक सेवा आयोग के आरटीआई डाल के आप उनसे भी मांग सकते हैं। निश्चित ही आपका विश्वास सही साबित होगा मेरे ऊपर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये बीपीएससी का 53वीं से 55वीं का मार्क्स है, जहाँ कोर्ट केस के बाद कट ऑफ 100 किया गया था, वहीं मुझे 108 नंबर थे। ये आप देखेंगे, ये 56वीं से 59वीं है, जहाँ जनरल कट ऑफ 87 था, मेरे 94 है। और ये देखेंगे आप 60 से 62वीं का, जहाँ पे जनरल कट ऑफ 97 था और मेरा 107 है। इसके बाद आप देखेंगे आरपीएससी का है, जहाँ पे जनरल का कट ऑफ है आरएस 2018 का, जहाँ जनरल कट ऑफ 78 गया था, वहाँ मेरे 87.7 थे। और ये जेपीएससी का मार्क्स है। तो इस तरीके से अगर आप जनरल कट ऑफ से ज़्यादा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रहा हूँ, और यकीन माने मैं सिर्फ यही नोट्स का रिवीजन करके एग्ज़ाम देता हूँ। तो आपको कहीं अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो को एक बार देखें और जहाँ कहीं भी डाउट लगे उसको पॉज करके नोट कर लें, और फिर से अगर लगे कि दोबारा वीडियो देखना है दोबारा वीडियो देखें। और इसके अलावा कहीं आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है और न ही कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ कि अभी तक ना तो इस वीडियो से अलग से कहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित, और न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं आगे पढ़ाता हूँ। असहयोग आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक है उसका मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स होंगे। पहला सब टॉपिक्स होगा पृष्ठभूमि, उत्तरदायी कारक और कारण। इसका कारण क्या था ये पढ़ेंगे। आरंभ कैसे हुआ और इसका लक्ष्य क्या था, स्वराज की प्राप्ति, वो पढ़ेंगे। कार्यक्रम क्या क्या थे वो पढ़ेंगे। रचनात्मक कार्य क्या थे ये पढ़ेंगे। कितने चरणों में संपन्न हुआ, उपलब्धियां क्या क्या थीं, और वापसी के संबंध में विवाद। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कवर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि, उत्तरदायी कारक। पहला क्या है, रॉलेट एक्ट। पहला कारण है रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग कांड ने ब्रिटिश के युद्धकालीन आश्वासन व वादों को झूठा साबित कर लिया। युद्धकालीन आश्वासन जो अंग्रेजों ने दिया था भारतीयों को, उसको झूठा साबित कर दिया। उसके बदले में उन्होंने काला कानून रॉलेट एक्ट लाया और जलियांवाला बाग कांड हुई घटना। ये दो चीज़। तीसरा देखें, ये पॉइंट में दूसरे पॉइंट में नोट किया हमने, हंटर कमेटी की रिपोर्ट एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा जनरल डायर के कारनामे को उचित ठहराया गया। ये जनरल डायर, आप लोग जानते होंगे जनरल डायर को। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों भारतीयों की हत्या करा दी थी। और इसको हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो जांच के लिए बैठी थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो उसके लिए जनरल डायर दोषी है कि नहीं है, तो इसने क्या करा, हंटर कमेटी ने निर्दोष साबित कर दिया। और वहीं हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि इंग्लैंड का उच्च सदन है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा है वैसे उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ पे भी उसको निर्दोष साबित कर दिया गया। इससे भारतीय बहुत आहत हुए और आंदोलन के लिए प्रेरित हुए।
अब तीसरा पॉइंट आप देखिए, खिलाफत आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए। पिछले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि खिलाफत आंदोलन है वो 1919 में शुरू हो जाता है, और खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम अकेले हैं, और भारतीय जो कांग्रेस के जो समर्थक है वो भी आंदोलन में हिस्सा लें, खिलाफत आंदोलन को और मजबूती प्रदान करें, क्योंकि गांधी जी चाहते थे हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित हो, क्योंकि 1916 में ऑलरेडी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे, वहाँ पर तिलक महोदय, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सहयोग से, प्रयास से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई थी, जहाँ पे कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन जो उनको दिया गया था 1909 के अधिनियम के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुसलमानों को, उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो गई है, तो गांधी जी सोच रहे हैं कि अब आगे कैसे इसको लड़ा जाए, क्योंकि ब्रिटिश का काम था फुट डालो राज करो, हिंदू मुस्लिम लड़ाते थे। तो गांधी जी ने उसके तोड़ के रूप में निकाला कि अंग्रेजों के पास क्या है, सैन्य शक्ति है, और भारत के पास क्या है, जनसंख्या यानी जनशक्ति है। उधर सैन्य शक्ति है और इधर जनशक्ति है, और अंग्रेजों ने क्या करा, सैन्य शक्ति के साथ साथ जनशक्ति को डिवाइड कर दिया, हिंदू मुसलमान। तो गांधी जी ने क्या करा, इन दोनों को मिलाने का प्रयास किया, जो कि 1916 में ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम आगे से मिलेंगे और दुश्मन एक रहेगा, वो है अंग्रेज। अब आप देखेंगे आगे कि तो गांधी जी ने क्या करा, खिलाफत आंदोलन, अखिल भारतीय खिलाफत समिति थी जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, तो उन्होंने खिलाफत आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया। युद्धकालीन प्रयास जब हो रहे थे, जब भारत ने सहयोग किया था युद्ध में ब्रिटिश को, तो उस समय उसको आश्वासन मिला था कि हम आपको स्वशासन देंगे, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है, पहला मिला रॉलेट एक्ट दिया गया, काला कानून भारतीयों को, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ घटना कि हंटर कमेटी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाला जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया। तो भारतीयों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। ऊपर से जो आश्वासन दिया गया था कि हम स्वशासन देंगे, वहाँ पे द्वैध शासन लगा दिया। द्वैध शासन का मतलब है दो शासन का होना। जैसे कि उस समय क्या हुआ, प्रांतों में, तो जितने भी प्रांत थे उस समय भारत में, सभी प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी। कार्यकारिणी परिषद में आज के मंत्री के जैसे कुछ सदस्य होते थे, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य। तो इसमें क्या किया गया, भारतीयों को कम महत्वपूर्ण विभाग जैसे कि कृषि विभाग, जैसे कि उद्योग विभाग भारतीयों को दे दिया गया, और वित्त विभाग अंग्रेजों के पास। आप समझ रहे हैं इस बात को। और अंग्रेज जो हैं वो वित्त भारतीयों को नहीं देंगे। तो जब पैसे ही नहीं देंगे तो उद्योग का डेवलप कैसे होगा और कृषि का विकास कैसे होगा। तो जब विकास नहीं होगा तो अंग्रेज क्या कहेंगे भारतीयों से कि ये आपका नेता है और इन्होंने क्या करा है, मंत्री बनने के बावजूद ध्यान नहीं दिया कृषि उद्योग पे। और रीजन क्या था असली में, कि पैसे की कमी थी जो अंग्रेजों ने नहीं दिया। इस तरीके से द्वैध शासन लागू किया, जिसे कांग्रेस ने मना कर दिया। और इसी द्वैध शासन के लिए जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है, स्वराज पार्टी स्थापित करते हैं, और वो आंदोलन में और वो जाके हिस्सा लेते हैं। जो चुनाव होता है उसमें हिस्सा लेंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी में कि गठन में आगे पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयाँ, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी। प्रथम विश्व युद्ध हुई थी तो उस समय खाद्यान्न वस्तुएं महंगी हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी और गरीबी बढ़ गई थी। इस कारण से भी भारतीयों में असंतोष था। अब दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के व्यू से भी, प्री के व्यू से भी। ये आपको प्री में भी काम आना है, मेंस में भी आप एक एक टॉपिक को, सब टॉपिक को याद करें, देखें कैसे बनता है और इसको शॉर्ट में कैसे याद करने का तरीका होता है। ये देखें, प्रथम विश्व युद्ध ये है। प्रथम विश्व युद्ध में आश्वासन दिया गया, क्या है, कांग्रेस को आश्वासन और इधर मुस्लिम लीग को आश्वासन। कांग्रेस को आश्वासन दिया गया कि हम स्वशासन का वादा आपसे हम करते हैं, स्वशासन देंगे,
लेकिन बदले में क्या दिया गया? रॉलेट एक्ट आया, काला कानून, भारतीय नाराज हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और ऊपर से जब हत्याकांड हो गया तो जनरल डायर को हंटर समिति और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने निर्दोष साबित कर दिया। भारतीय में असंतोष फैला हुआ है। उसी समय में जो यहाँ पे स्वशासन का वादा अंग्रेजों ने किया था, वो स्वशासन न देकर क्या दे रहे हैं? प्रांतों में द्वैध शासन। इससे कांग्रेस बहुत ही नाराज है। इधर मुस्लिम लीग को जो आश्वासन दिया, यहाँ पे देखें, खलीफा का सम्मान करेंगे। युद्ध के दौरान मुस्लिम का सपोर्ट लेने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि हम खलीफा का सम्मान रखेंगे, भले ही तुर्की क्या धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था, जर्मनी की तरफ से, तो उसकी हार हो गई। और पेरिस में जहां वर्साई की संधि हुई, उसी दौरान में पेरिस संधि के तहत ही कई देश हैं, जैसे जर्मनी के साथ पेरिस की वर्साई की संधि हुई, वहाँ तुर्की के साथ सेवर्स की संधि हुई। तो सेवर्स की संधि में खलीफा के सम्मान को नुकसान पहुंचाया गया और खलीफा का जो साम्राज्य था, तुर्की साम्राज्य, उसका विघटन कर दिया गया। कुछ इलाकों पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। इससे भारतीय जो मुसलमान हैं वो नाराज होते हैं और वो खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं। अब यही खिलाफत आंदोलन को आप देखेंगे कि ये सब के कारण हिंदू मुसलमान नाराज हैं। असहयोग आंदोलन आगे शुरू होगा और प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के कारण क्या है? ये फिर से असहयोग आंदोलन। अब आप देखेंगे कि पूरा असहयोग आंदोलन यहाँ से शुरू हो जाता है। ये कारण बनते हैं असहयोग आंदोलन के। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन में देखेंगे कि भारत का मैप बनाते हैं। ये मेंस के लिए है, पीटी के लिए इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने नोट कर रखे हैं, वो भी आप देखना जरूरी है आपके लिए। तो भारत का मैप बनाना है। उसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि चौरी चौरा कांड। पहले सबसे पहले हम बताएंगे कि इलाहाबाद में क्या होता है? जून 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक होती है और असहयोग आंदोलन का फैसला लिया जाता है। ये जैसे ही फैसला लिया जाता है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जब असहयोग आंदोलन का फैसला लिया गया तो किस भारतीय ने धर्म को राजनीति से जोड़ने के लिए कांग्रेस की आलोचना की? वहाँ पे 4 ऑप्शंस आएंगे जहाँ आपको टिक मारना होगा। श्री बाल गंगाधर तिलक ने धर्म को राजनीति से जोड़ने के लिए कांग्रेस का विरोध किया था। दूसरा आप देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन। जब असहयोग आंदोलन का फैसला हो गया इलाहाबाद में, तब कलकत्ता में एक विशेष बैठक की गई कांग्रेस की, जहाँ पे लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष बने और वहाँ पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। परंतु चित्तरंजन दास के द्वारा इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया गया। अब सवाल उठता है कि चित्तरंजन दास ने विरोध क्यों किया था? मैंने थोड़ा देर पहले बताया स्वराज पार्टी के बारे में। तो चित्तरंजन दास ये चाहते थे कि जो द्वैध शासन प्रांतों में लगा है उसमें कांग्रेस हिस्सा ले और हिस्सा लेकर वो विधानसभा को न चलने दे, व्यवधान पैदा करे, विपक्ष की भूमिका निभाए और सरकार की जो भी नीतियां है उसकी आलोचना हो। इस पे विवाद था तो नहीं हुए। फिर आप देखेंगे कि 1920 में ही नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसमें जो अध्यक्ष हैं उनका नाम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन होता है कि नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो आपको राघवाचारी का नाम लेना है। ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें क्या हुआ। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल ढांचा बदल दिया गांधी ने। क्यों बदला? क्योंकि जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था उसमें उन्होंने देखा कि जन भागीदारी नहीं है। जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए गांधी जी ने संविधान में परिवर्तन कराया कांग्रेस के संविधान में। और आप आगे देखेंगे, मैं अलग से एक सब टॉपिक के रूप में उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो झारखंड में जहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राजस्थान में, एमपी में, वहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब आप देखेंगे
कि क्या होता है। आगे देखेंगे अमृतसर में लाला लाजपत राय द्वारा नेतृत्व किया गया। अहमदाबाद में क्या होता है, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का। आप लोग सोच रहे होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में चला, लेकिन आप ये जाने कि जब असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पे था उस समय अहमदाबाद में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने निर्णय लिया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। अब देखिए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर क्या है। असहयोग आंदोलन का मतलब है सहयोग ना करना, और सविनय अवज्ञा का मतलब है विनय के साथ नियमों को मानने से मना कर देना। लेकिन क्या होता है, बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा भी गया, आगे विचार हो ही रही थी। इस बीच में चौरी चौरा कांड की घटना घट जाती है। डेट याद रखें, ये गोरखपुर में चौरी चौरा कांड है, तो गोरखपुर भी याद रखें, और साथ में 5 फरवरी 1922 भी याद रखें। ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको याद रखें। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। इस तरीके से देखेंगे कि बॉम्बे में क्या हुआ था, तो बॉम्बे में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, जिनका भारतीयों ने विरोध किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये मेंस में होता है और एक मैप बना के आपको दर्शाना होता है कहाँ क्या हुआ, इससे नंबर आपके बढ़ जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बनेंगी, तो आप क्षमा करेंगे क्योंकि मेरे नोट्स है और मैंने सीधा उसको स्कैन करवा के PDF फाइल बना के मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर पिक्चर क्वालिटी डाउन हो रहा है तो आप उधर जाएं, यूट्यूब के 3 बटन्स दिख रहे होंगे, 3 डॉट लाइन्स, उस पर क्लिक करें और क्वालिटी में जाके 420 या जो भी मैक्सिमम आपको जहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लें पिक्चर क्वालिटी को। डाटा तो खर्च करना पड़ेगा ज्ञान प्राप्त करना है तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ जो हुआ वो जून 1920 में इलाहाबाद में। अभी आपने मैप के थ्रू बताया था आपको कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, और 4 चरणों वाला असहयोग आंदोलन का फैसला लिया गया। अब फैसला लेते ही कई लोग कांग्रेस से इस्तीफा देते थे, उनका नाम आपको याद करना होगा। तो मैं बता दूं आपको लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य आपको याद रखना है स्वराज की प्राप्ति। इसके बाद आप देखेंगे कि 4 चरणों वाला असहयोग आंदोलन का फैसला लिया गया, तो कांग्रेस से यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी मैंने बनाया हुआ है, कांग्रेस से जिन्ना, एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। बहुत छोटा लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, तो 3 नाम याद कर लें। अगर नहीं दिख रहा है तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं लाला लाजपत राय ने क्या करा, कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बड़ी आश्चर्य की बात है ना। कभी लग रहा होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो भारत पाकिस्तान को बना दिया 1920 तक, ये जो कांग्रेस के सदस्य थे। चलिए इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ये क्या थे, कैसे क्या हुआ इनके साथ, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। डेट याद करके रखें, आएगा परीक्षा में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब इसी दिन एक चीज़ और है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैंने छोटे में लिख दिया है आपको, ये देखें आप, कि आंदोलन का परिणाम नहीं देख सके। वो भारत का कौन सा राजनीतिज्ञ था जो असहयोग आंदोलन का परिणाम नहीं देख सके? शुरुआत तो चलो ठीक है, जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन शुरुआत देख लिया उन्होंने, लेकिन परिणाम नहीं देखा। तो आपको बताना है वहाँ पे कि बाल गंगाधर तिलक। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो मैं मिटा देता हूँ, फिर से ले लेता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे सितंबर 1920 में मैंने बताया था कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है, अध्यक्ष लाला लाजपत राय है, यहाँ रटने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, CR दास द्वारा विरोध किया जाता है, लेकिन आगे जब होता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, CR दास ने उसका विरोध किया। विधानसभा में भागीदारी का मामला को लेकर मैंने बताया आपको। लेकिन अब आप देखेंगे वहाँ पे जो प्रस्ताव किसने रखा, जब CR दास ने विरोध किया तो प्रस्ताव किसने रखा था, तो गांधी जी ने रखा था। कहाँ? कलकत्ता में।
ये कुछ कुछ हार्ड तो लग रहे होंगे, लेकिन एक फॉर्मेट में आप बनाते जाएं। कलकत्ता अधिवेशन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने रखा, और 1920 में नागपुर अधिवेशन, जहां पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास द्वारा रखा जाता है। असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रस्ताव रखा, दोनों क्वेश्चन बनता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, यानी विधिवत पास हुआ, क्योंकि वार्षिक अधिवेशन था ये। और वहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य गांधी जी ने दिया। 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य दिया था गांधी जी ने। तो गांधी जी ने यह बात किससे कहा था? तो गांधी जी ने मोतीलाल नेहरू से यह बात कहा था। ये क्वेश्चन है जिसे आप याद रखेंगे। आगे क्या हुआ? कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस को जन कांग्रेस में बदल दिया गया। जन कांग्रेस में कैसे बदल दिया गया आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। नागपुर अधिवेशन, उसमें विस्तृत चर्चा है, क्योंकि संविधान बनाया गया और संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो उस कारण से हम लोग देखेंगे। कार्यक्रम क्या क्या थे? कार्यक्रम क्या क्या थे अब आप इसमें देखेंगे कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों, अदालतों, काउंसिलों एवं उपाधियों का बहिष्कार, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, जरूरत पड़ने पे कर रोको आंदोलन चलाना, ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किन्होंने उपाधियों को लौटाया? एक आएगा गांधी जी केसर-ए-हिंद, और दूसरा है जमनालाल बजाज, राय बहादुर की उपाधि को रिटर्न कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पर, 1 और 2। तो इन दोनों को आप याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य ये तब के लिए होता है रचनात्मक कार्य जब आंदोलन समाप्त हो जाता है, तो जनता को बिजी रखने के लिए महात्मा गांधी कांग्रेस से जुड़े रहने के लिए रचनात्मक कार्यों पे बल देते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। स्वदेशी पे बल दिया गया, दूसरा समाज सुधार पे बल दिया गया। इन दोनों में देखेंगे स्वदेशी पे बल। तो कैसा स्वदेशी, क्या चीज़ स्वदेशी? तो स्वदेशी शिक्षा, जिसको मैंने राष्ट्रीय शिक्षा लिख रखा है। दूसरा स्वदेशी उद्योग, और तीसरा स्वदेशी पंचायतें, स्वदेशी अदालत। इसको आप इस तरीके से याद कर रहे हैं, शिक्षा, उद्योग और अदालत अपना होना चाहिए, भारतीयों का होना चाहिए। तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। देशी उद्योग में चरखा और कुटाई बुनाई का प्रचार किया गया। और आप देखेंगे आगे समाज सुधार पे बल। तो समाज सुधार पे बल पे क्या दिया गया? छुआछूत एवं अस्पृश्यता को मिटाना, और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, 2 चीज़। और तीसरा है शराबखोरी को रोकना। ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे समाज सुधार पे बल दिया गया। ये मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। मैंने जैसे डायग्राम बनाया है उससे देखना पड़ेगा आपको, और वीडियो को एक बार देखें जितना समझ जाए, क्योंकि ये सफिशिएंट है आपके लिए। एक किसी भी 1, 2, 3, 4 बुक में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप विश्वास रखें। और कहीं भी अगर आपको इससे अच्छा कहीं भी पॉइंट्स मिलते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं। अब आगे देखेंगे, तिलक कोष में 1 करोड़ रुपया जमा करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था नागपुर अधिवेशन, तो लीजिए नागपुर अधिवेशन आ गया, इसको पढ़ेंगे हम लोग। नागपुर अधिवेशन 1920 कांग्रेस के लिए यह मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर कैसे साबित हुआ? तो उसमें हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। कैसे हुआ बताया यहाँ पे? कौन रखेगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, बताइए? गांधी जी, CR दास। CR दास, चलिए कंफर्म है, लॉक कर लीजिए। और दूसरा है कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। यही संविधान में कैसा परिवर्तन हुआ, इस पे हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को ठीक कर लूँ मैं। अब आप देखेंगे कि संगठनात्मक परिवर्तन हुआ। तो कैसा संगठनात्मक परिवर्तन? तो परिवर्तित लक्ष्य, परिवर्तित साधन, परिवर्तित नेतृत्व और परिवर्तित दलीय संरचना। परिवर्तित लक्ष्य क्या था? पहले था ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन।
लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? स्वराज की प्राप्ति। परिवर्तित साधन, पहले साधन क्या थे? संवैधानिक सुधार की मांग, भिक्षावृत्ति जिसे बोला जाता था क्रांतिकारियों के द्वारा। यहाँ पे क्या है? अब आ गया गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का मार्ग। और तीसरा था परिवर्तित नेतृत्व। क्या था? पहले सिर्फ उदारवादी, अब उदारवादी और उग्रवादी दोनों, अर्थात गांधी की सोच मांग उग्रवादियों की तरह थी, लेकिन उनका जो साधन था, मांगने का तरीका जो था, वो था उदारवादी का जो गुण आया, उन्होंने जो ग्रहण किया वो गोखले से किया है, और उग्रवादी का वो तिलक से किया है। उग्रवादी का क्या है? वो कहते थे कि हमने उग्रवादियों से सारी चीज़ें सीख ली हैं, बशर्ते कि उसमें से हिंसा निकाल दो। यानी उग्रवादी आंदोलन माइनस हिंसा कर देंगे, अर्थात गांधी जी हो जाएंगे। समझ में आया? नहीं? देखिए, गांधी जी उग्रवादियों के द्वारा जो जन समर्थन हासिल किया जाता था, उसको वहां से उन्होंने ले लिया, उग्रवादी के सारे तरीकों को अपनाया, लेकिन उन्होंने कहा हिंसा हटा दो इसमें से। तो गांधी जी जब इंडिया में आए तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था आंदोलन करने का। अब ये चौथा पढ़ेंगे पॉइंट, परिवर्तित दलीय संरचना में क्या बदलता है आप देखेंगे। पहला, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति प्रतिदिन होने वाले कार्यों को देखता था। दूसरा, अखिल भारतीय कमेटी जिसमें 350 सदस्य थे और महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करता था। तीसरा था, भाषाई आधार पर प्रांतीय समिति का गठन किया गया, जिसमें जिला, तालुका, परगना, ग्राम स्तर पर कांग्रेस समिति का गठन किया गया। यानी पहले जो सिर्फ एक कांग्रेस सेंटर में हुआ करती थी, अब कांग्रेस का भाषा के आधार पर प्रांतीय समिति का गठन किया गया। जिला स्तर पे, तालुका, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे कांग्रेस का विस्तार किया गया। इसको क्या कहते हैं? कांग्रेस का विकेंद्रीकरण। और अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, सदस्यता शुल्क में कमी। 1920 में 5 रुपये कितना वैल्यूएबल होगा? आइडिया लगाएंगे? चलिए छोड़िए उन बातों को। 5 रुपये जो फीस थी उसको घटाकर गांधी जी ने 25 पैसा करवा दिया उसको, ताकि आम नागरिक भी कांग्रेस का सदस्य बन सके। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रसार। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं देख लूँ कितने टाइम का हो गया है, ये 28 मिनट का हुआ है। नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ मैं, जिसमें आपको प्रसार, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और वापसी के संदर्भ में जो विवाद है इस पे चर्चा कर लेंगे, और परिणाम देख लेंगे, क्या आंदोलन असफल रहा इस पे चर्चा कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, आप उसमें जाएं और उसमें जाकर उसको ऑन कर लें, वो देख लें। अगर सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ से भी आपको वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, ओके।